सभी को अनिल कुमार गैनोलिया का नमस्कार। आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, तो उसी क्रम में आज मैं एक मुख्य टॉपिक ले रहा हूँ। अधिगम के अंतर्गत है। मुख्यतः अधिगम में 3 सिद्धांत हैं। उनमें से एक सिद्धांत है शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुकूलन का एक दूसरा नाम भी है जिसको अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन सिद्धांत। तो इस तरह से हम हिंदी में इस सिद्धांत को बोल सकते हैं, शास्त्रीय अनुकूलन या अनुबंधन का सिद्धांत। अब इसको अंग्रेजी में अपन बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये तो हुआ इसका नाम। और भी इसको अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत या संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। किसी भी इन नामों से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको अपन बोलेंगे संबद्ध को बोलेंगे कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। एग्जाम में जो प्रश्न है वो शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इस नामों से पूछा जा सकता है। अंग्रेजी में बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। तो ये तो हुआ इसका नामकरण। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि अभी जो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है, उसमें ग्रुप ए के पेपर में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। उसको देखेंगे अपन। पहले इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो ये तो हुआ इसका नाम। आगे देखते हैं अपन। जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत जो बात सिखाई जाती है, उसी संदर्भ में इस सिद्धांत में भी जो बात सिखाई जाती है उसको कहेंगे अपन आदत का निर्माण। यानी इस सिद्धांत में जो बात सिखाई जाएगी वो है आदत का निर्माण करना। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसमें अच्छी आदतों का विकास हो, लेकिन इसका उल्टा भी होता है कि कई बार व्यक्ति अपने अंदर बुरी आदतों को भी ग्रहण कर लेता है। तो उन बुरी आदतों को छुड़ाना भी इसी सिद्धांत से हम सीखेंगे। तो इसका उल्टा भी होता है इस सिद्धांत के अंतर्गत, आदत का निर्माण करना या फिर आदत यानी ब्रेकिंग ऑफ द हैबिट। आदत को ऐसे बोल देंगे छुड़ाना, आदत को छुड़ाना।
या हटाना कह देंगे हम, आदत को हटाना। अंग्रेजी में बोलेंगे हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन, और हटाने को बोलेंगे ब्रेकिंग ऑफ द हैबिट, ब्रेकिंग ऑफ द हैबिट, यानी आदत को, यानी छुटाना भी या हटाना भी। आदत बुरी होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए, और आदत का निर्माण भी होता है और आदत को छुड़ाया भी जाता है, बुरी आदत को छुड़ाया भी जाता है। तो ये बात इस शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत सीखी जाती है, या अपन कह सकते हैं कि इसका एक नई बात इस सिद्धांत से निकल करके आती है, या कोई नया प्रिंसिपल इससे निकल करके आता है। इस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है I.P. पावलोव, I.P. पावलोव। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट बोल देंगे। फिजियोलॉजिस्ट, इनको अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। सन आप देख लेना 1905 में या 1904 में, ऐसे इनको मिला हुआ है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया पावलोव का, उसको देखते हैं। पावलोव ने अपना जो सब्जेक्ट, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान सब्जेक्ट, जो विषय ही जिसको अपन कहेंगे हिंदी में, जो चुना वो है कुत्ता। यानी पावलोव के एक्सपेरिमेंट में जो विषय है वो है कुत्ता, इसको डॉग। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पावलोव के विषय का नाम बताओ। अब जो इसका सार है वो एक नॉर्मली मैं एक बार बताता हूँ। जैसे कुत्ते को जब भोजन दिया आपने देखा होगा, कुत्ते की जीभ के द्वारा विशेष एक लार जो छोड़ने की आदत है वो विशेष है। तो जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो वह लार छोड़ता है, ठीक है। ये एक लार मतलब भोजन एक यहाँ पर उद्दीपन का काम करता है। उद्दीपन का पहले वाले जो वीडियो है उसमें आपको बताया जा चुका है उद्दीपन के बारे में। और जो लार का स्त्रावित होना है वो है अनुक्रिया, अनुक्रिया जिसको अपन कहते हैं रेस्पॉन्स, उद्दीपन को स्टिमुलस। जब भोजन मिलेगा तो कुत्ते के द्वारा लार उत्पन्न होती है, और भोजन देने से पहले यदि घंटी बजाई जाए, क्या किया जाए, घंटी बजाई जाए, और उसके बाद में भोजन दिया जाए, तब भी कुत्ते के द्वारा लार, कुत्ते की जीभ के द्वारा लार उत्पन्न होती है। तो भोजन है वो तो है स्वाभाविक उद्दीपन, क्योंकि एक सामान्य है, स्वाभाविक है, तो इसको बोलेंगे स्वाभाविक
उद्दीपन, और जो घंटी है वो है अस्वाभाविक उद्दीपन। तो अस्वाभाविक उद्दीपन पहले दिया गया, फिर स्वाभाविक उद्दीपन दिया गया, और उसके बाद में कुत्ते के द्वारा लार उत्पन्न हुई, अर्थात अनुक्रिया उत्पन्न हुई। तीसरी स्थिति में क्या है, क्या कि जो भोजन है वो नहीं दिया गया, केवल घंटी ही बजाएगी। ये लंबे समय तक हुआ तो देखा गया कि तब भी कुत्ते के द्वारा, जीव के द्वारा लार स्रावित की गई, अर्थात अनुक्रिया हुई। तो अपन देखते हैं कि पहले स्वाभाविक उद्दीपन दिया गया, फिर अनुक्रिया प्रकट की गई, फिर अस्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक उद्दीपन के साथ में दिया गया, तब भी अनुक्रिया उत्पन्न हुई, लार स्रावित हुई। और तीसरी स्थिति में हमने देखा कि स्वाभाविक उद्दीपन न देकर के केवल अस्वाभाविक उद्दीपन उसको दिया गया, अर्थात घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया। उस स्थिति में भी लार अनुक्रिया हुई। तो अपन कह सकते हैं कि जो अनुक्रिया आप देख रहे हैं स्वाभाविक उद्दीपन के द्वारा उत्पन्न हो रही है, वही अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न हो रही है। दोबारा बोल देता हूँ कि जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपन के द्वारा उत्पन्न हो रही थी, वही अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न हो रही है। अर्थात इस स्थिति को ही अपन कहेंगे अनुकूलन। ऐसा होना ही क्या कहलाएगा, अनुकूलन, कंडीशनिंग। अंग्रेजी में कहेंगे कंडीशनिंग। और अनुकूलन का एक दूसरा हिंदी में नाम है अनुबंधन। अनुबंधन परीक्षा में ये भी आ जाता है, शुरू में मैंने लिखा है अनुबंधन, अर्थात पहले स्वाभाविक उद्दीपन, फिर उसको हटा करके उसकी जगह अस्वाभाविक उद्दीपन से भी अनुक्रिया जीव के अंदर यहाँ पर कुत्ते के द्वारा उत्पन्न की जा रही है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो उस क्रिया को बोलेंगे अनुकूलन या अनुबंधन। तो आपको बता दी गई है कि कंडीशनिंग क्या होती है, अनुकूलन क्या होता है और अनुबंधन क्या होता है। अब इसी बात को जो मनोवैज्ञानिक शब्द हैं उस संदर्भ में इसको समझते हैं, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो, तो पहली स्थिति अपन देख लेंगे कि आपने अभी देखा कि भोजन दिया गया। क्या दिया गया? भोजन। भोजन के एक स्वाभाविक उद्दीपन है। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपन है। इसको अपन कहें, अर्थात ये अभी आपने देखा कि अस्वाभाविक उद्दीपन के द्वारा अनुक्रिया उत्पन्न होना ही क्या है? अनुकूलित या कंडीशनिंग है या अनुबंधित क्रिया है। अनुकूलित क्रिया है, अनुबंधित क्रिया है या कंडीशनिंग है। तो वो तो अस्वाभाविक के कारण था। यहाँ पर जो भोजन है वो स्वाभाविक है, अर्थात यहाँ अभी अनुकूलन की क्रिया नहीं हुई है या अनुबंधन की क्रिया नहीं हुई है, इसके द्वारा नहीं होगी। तो इसको बोलेंगे अनुकूलित। मैं इसलिए ये इस पर जोर दे रहा हूँ कि जो शब्द हैं उनको आप समझिए। तो भोजन के लिए अपन ये किस प्रकार का उद्दीपन बोलेंगे, वो कहेंगे अनुकूलित। ध्यान देना, अनुकूलित। उद्दीपन। और अंग्रेजी में कहेंगे इसको
अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। और भी शॉर्ट में बोले तो इसको अनकंडीशनड एस और एस से स्टिमुलस, यूएस। जब ये दिया गया तो कुत्ते के द्वारा उसकी जीभ से लार प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई थी? लार प्रकट हुई थी। तो लार जीभ के द्वारा स्त्रावित होना एक रेस्पॉन्स है, अर्थात अनुक्रिया है। अब वो अनुक्रिया भी किस प्रकार की है? अभी जो अनुक्रिया हो रही है वो भोजन देने के कारण से हो रही है, यानी ये एक स्वाभाविक उद्दीपक है, अर्थात अनुकूलित उद्दीपक। अभी अनुकूलन नहीं हुआ है तो इसको बोलेंगे अनुकूलित उद्दीपन या अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। और लार के लिए किस प्रकार की अनुक्रिया बोलेंगे? लार को, इसको भी अनुकूलित अनुक्रिया बोल देंगे, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। और शॉर्ट में बोले तो यू से अनकंडीशंस और आर से रेस्पॉन्स, यानी यू आर। ये जब भोजन दिया जाता है तो लार उत्पन्न होती है, तो एक तरह का ये बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बना हुआ है, जिसको बोलेंगे न्यूरल बॉन्ड। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में भोजन से पहले घंटी बजाई जाएगी। क्या किया जाएगा? घंटी बजाई जाएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो घंटी है वो एक स्वाभाविक उद्दीपन नहीं है, वो एक अस्वाभाविक उद्दीपन है। अस्वाभाविक क्यों? क्योंकि ये भोजन से पहले है, यानी भोजन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये अस्वाभाविक है। तो घंटी बजाएगी, तो इस प्रकार के उद्दीपन को बोलेंगे। अब यहाँ पर इसके कारण से अनुकूलन की क्रिया होगी, इसलिए इसको बोलेंगे अनुकूलन उद्दीपन, अनुकूलन उद्दीपन, अनुकूलन उद्दीपन। और अंग्रेजी में बोलेंगे कंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशनिंग स्टिमुलस, ठीक है। इसको जान गए आप। तो कंडीशन सी से कंडीशनिंग, स्टिमुलस से स्टिमुलस, यानी CS। अब पहले घंटी बजाई, उसके बाद में भोजन कुत्ते को दिया गया, ठीक है, फूड जिसको बोलेंगे। अब जो भोजन है, आपको पता है अनुकूलित उद्दीपन है, तो भोजन के लिए अपन यहाँ शॉर्ट में लिख देंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस है, अनुकूलित उद्दीपन है। और घंटी बजाने के बाद में भोजन दिया गया है, तब जो अनुक्रिया होगी, अर्थात लार उत्पन्न होगी। अब आप देख रहे हैं कि अब भी जो लार उत्पन्न हो रही है, देख रहे हैं कि घंटी बजी, भोजन दिया गया और लार आई, जो पहले हुआ था, तो वैसा ही अब हो रहा है। अर्थात इस स्थिति में भी जो अनुक्रिया है, जो लार प्रकट होना है, वो अनुकूलित अनुक्रिया यही है जो ऊपर वाली है, अनुक्रिया। इसको बोलेंगे अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, UR।
तीसरी स्थिति तीसरी स्थिति में इस भोजन को हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भोजन को हटा दिया जाएगा। तो केवल घंटी बजाई जाएगी। क्या किया जाएगा? घंटी बजाई जाएगी। अर्थात इसको बोलेंगे किस प्रकार का उद्दीपन है ये? अनुकूलित उद्दीपन। घंटी क्या है? अनुकूलित उद्दीपन है। अब भोजन नहीं दिया गया है, तब भी, क्योंकि ये काम कई दिनों तक चला है, घंटी बजाना, फिर भोजन दिया गया, लार उत्पन्न हुई, कई दिनों तक चला है, उसके बाद में केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया गया, तब भी कुत्ते के द्वारा जो लार है वो उत्पन्न की गई है। अब इस स्थिति में जो लार उत्पन्न होना है, अर्थात जो अनुक्रिया है वो अनुकूलित हो गई है। तो इस अनुक्रिया को बोलेंगे अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया, और अंग्रेजी में बोलेंगे कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, और इसको कंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशनिंग स्टिमुलस, शॉर्ट में CS के द्वारा ही CR डेवलप हो गई है, यानी अनुकूलित हो गई है। अर्थात पावलोव के इस प्रयोग में जिस अनुक्रिया को अनुकूलित किया गया है वो आप देख रहे हैं कि लार का आना एक कंट्रोल में नहीं है, अर्थात इसको बोलेंगे अनैच्छिक। लार किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आती है? अनैच्छिक क्रिया। अर्थात पावलोव का जो प्रयोग है वो इनवॉलेंट्री कहेंगे अंग्रेजी में इसको, इनवॉलेंट्री एक्शन। जो अनुक्रिया अनुकूलित की गई है वो अनैच्छिक प्रकार की है या अनैच्छिक क्रिया है, ये ध्यान रखना। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो अनुक्रिया अनुकूलित हुई है वो किस प्रकार की, ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया। आप जानते हैं कि लार है वो कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि भोजन नहीं दिया गया है, तब भी लार कुत्ते के द्वारा, जीव के द्वारा स्त्रावित की जा रही है, तो कंट्रोल में वो नहीं है, तो इसलिए वो अनैच्छिक क्रिया के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर प्रश्न जो आते हैं, एक शब्द मैंने शुरू में जब नाम लिखा था इस सिद्धांत का तो अनुकूलित ओब्लिक करके अनुबंधित लिखा था, तो जहाँ जहाँ अनुकूलन है वहाँ अनुबंधन शब्द भी आ सकता है, एक ही बात है, तो उससे भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पर भी प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जो भोजन है वो किस प्रकार का उद्दीपन है, इसका नाम ही पूछ लेते हैं, तो ये है अनुकूलित उद्दीपन। यानी अभी कंडीशनिंग की क्रिया नहीं हुई है, अनुकूलन की क्रिया नहीं हुई है। अनुकूलन की क्रिया तो यहाँ पूरी रूप में यहाँ संपन्न हुई है, पूर्ण रूप में यहाँ संपन्न हुई है, तो अनुकूलित उद्दीपन है। और जो लार है जिस प्रकार का उद्दीपन है उसी प्रकार की अनुक्रिया है, अनुकूलित यानी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। दूसरी स्थिति में क्या है, पहले घंटी बजाएगी, जो घंटी है वो कंडीशनिंग स्टिमुलस है, यानी अनुकूलन उद्दीपन है या अनुकूलित उद्दीपन है, और भोजन है वो अनुकूलित उद्दीपन है। अर्थात पहले घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया है, और तब भी लार है वो इस भोजन को देख करके ही, यानी भोजन ग्रहण करने के कारण ही आ रही है, तो लार है वो
अनकंडीशनड रेस्पॉन्स ही है, जो ऊपर है वही यहाँ है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि इस स्थिति में जो रेस्पॉन्स है वो किस प्रकार का है, अनुकूलित अनुक्रिया है। तीसरी स्थिति में भोजन नहीं दिया गया, केवल घंटी बजाई गई है, अर्थात अनुकूलित उद्दीपन है। यहाँ उद्दीपन कैसा है, अनुकूलित है, और जो अनुक्रिया है वो किस प्रकार की है, अनुकूलित हो गई है। अनुक्रिया क्या हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो उद्दीपन है वो अनुकूलित है, अकेला है, साथ में अनुकूलित उद्दीपन नहीं है। केवल अनुकूलित उद्दीपन अकेला है तो लार उत्पन्न होना है, अनुकूलित अनुक्रिया है। तो ये नाम है, आप ध्यान में रखना कि कौन सी किस प्रकार की अनुक्रिया है। यहाँ देखो, ये अनुकूलित है, ये अनुकूलित है, ये अनुकूलित है, यहाँ उद्दीपन है अनुकूलित है, और ये घंटी है वो अनुकूलन उत्पन्न होगा इसके द्वारा, तो ये अनुकूलन उद्दीपन है, और ये अनुकूलित उद्दीपन, ये अनुकूलन का दो, अनुकूलित का दो, एक ही बात है। ठीक है, अनुकूलन, ठीक है, जो पहले लिखा था वो ये अनुकूलन उद्दीपन। तो इन पर प्रश्न आए हुए हैं, पूछा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अनुकूलन हुआ है या अनुबंधन जो हुआ है, यानी कंडीशनिंग जो हुई है, ये किन किन बातों को, या अनुकूलन के निर्धारक क्या है, ऐसे बोल सकते हैं। निर्धारक किन किन बातों का फर्क अनुकूलन पर पड़ता है या निर्भर करता है। तो पहला है उद्दीपनों का युग्म, पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई, इसको ऐसे बोल देंगे, पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई, उद्दीपनों का युग्म। ये कैसे निर्धारित करता है अनुकूलन को। आपने देखा कि घंटी और भोजन दो उद्दीपन है, तो ऐसे नहीं कि घंटी बजी भोजन बहुत लंबे समय बाद, दूसरी स्थिति में आपने देखा बहुत लंबे समय बाद लाया जा रहा है, तो अनुक्रिया नहीं होगी। जैसे ही घंटी बजी तुरंत भोजन दिया गया तो अनुक्रिया होगी। दूसरी स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, अभी अपन ने देखा था। तो इसका मतलब है कि उद्दीपनों के बीच में समय है वो कम से कम होना चाहिए। यानी अपन कह देंगे कि उद्दीपनों के मध्य समय कम से कम हो, तभी क्या होगा, अनुकूलन होगा, यानी कंडीशनिंग होगी। तभी क्या होगी, कंडीशनिंग, अर्थात अनुकूलन या अनुबंधन, दोनों एक ही नाम है, होगा। पहला निर्धारक तो यह है। दूसरा निर्धारक है तीव्रता, जिसको कहेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी उद्दीपन की जितनी अधिक तीव्रता होगी, अनुक्रिया उतनी ही अधिक होगी। यानी उद्दीपन की जो तीव्रता है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगी, अनुक्रिया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उद्दीपन की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है अनुक्रिया के। यानी जितना अधिक उद्दीपन की तीव्रता होगी उतनी ही ज़्यादा अनुक्रिया होगी। यानी इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस अनुक्रमानुपाती रेस्पॉन्स। ठीक, ये दूसरा निर्धारक हो गया। तीसरा जो अनुकूलन के लिए निर्धारक है
उसको कहेंगे समय। अभी अपन ने देखा था ये इसमें उद्दीपनों के युग में कम से कम समय लगना चाहिए, यानी कि इंटेंसिटी जो है स्टिमुलस की वो रेस्पॉन्स उत्पन्न होने में कितना समय ले रही है, इसको अपन बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस व्युत्क्रमानुपाती 1 टाइम टेकन इन रेस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया में लिया गया समय। अनुक्रिया में लिया गया समय। देखो उद्दीपन की जो तीव्रता है, उद्दीपन की जो तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात 1 अनुक्रिया में लिया गया समय। यानी अनुक्रिया में लिया गया समय, उद्दीपन की तीव्रता कम होगी तो अनुक्रिया में लिया गया समय ज़्यादा होगा, और उद्दीपन की तीव्रता ज़्यादा होगी तो अनुक्रिया में लिया गया समय कम होगा। 1 व्युत्क्रमानुपाती है। तीसरा है, चौथा जो निर्धारक है अनुकूलन के लिए वो है विलुप्तीकरण, एक्सटिंक्शन। हिंदी में कहेंगे विलुप्तीकरण। विलुप्तीकरण देखो विलुप्तीकरण का मतलब है कि यदि जैसे अपन ने दूसरी स्थिति की बात करें, केवल घंटी बजाई भोजन नहीं दिया तो अनुक्रिया उत्पन्न होगी क्या उसी स्थिति में? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वो अनुकूलन की क्रिया उसी स्थिति में डेवलप ही नहीं हुई है। तो दूसरी स्थिति में के आधार पर अपन देख सकते हैं कि जब घंटी बजी और घंटी बजने के बाद तुरंत भोजन उसको नहीं दिया गया, यानी विलुप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विलुप्त कर दिया गया, तो अनुक्रिया भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अनुक्रिया नहीं होगी। यानी घंटी के बाद भोजन नहीं देने पर अनुक्रिया नहीं होगी। इस एक्सटिंक्शन या विलुप्तीकरण के ऊपर अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है 31 मई 2026 को, ग्रुप ए का पेपर है, उसमें इस विलुप्तीकरण के ऊपर प्रश्न आया है। क्योंकि आपने देखा जो भोजन है वो किस प्रकार का उद्दीपन है? अनुकूलित उद्दीपन है। किस प्रकार का है? अनुकूलित उद्दीपन। ये याद रखना, अभी काम आएंगे, अभी मैं पूछूंगा। अनुकूलित या अनुबंधित उद्दीपन, और जो घंटी है वो है अनुकूलित उद्दीपन। ये भोजन है अनकंडीशनड स्टिमुलस और घंटी है कंडीशनिंग स्टिमुलस। तो यहाँ पे अब देखो विलुप्तीकरण में क्या विलुप्त कर रहे हैं? भोजन को विलुप्त कर रहे हैं। किसको विलुप्त कर रहे हैं? भोजन को। ये देखो दूसरी स्थिति में जो प्रश्न आया उसकी बात कर रहा हूँ। भोजन को, यानी भोजन क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, अर्थात कंडीशनिंग स्टिमुलस तो प्रेजेंट है और अनकंडीशन जो स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं करेंगे तो अनकंडीशन रेस्पॉन्स होगा। ये प्रश्न अभी हाल ही फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको अपन देखते हैं। अपने को पेपर निकालना पड़ेगा, अभी निकाल लेते हैं आरपीएससी का पेपर। ये देखो, ये
5 जून को ये पेपर डाला हुआ है, ग्रुप ए वाला। आंसर के बाद जनरल अवेयरनेस, ये रहा ग्रुप ए। इसमें 69 नंबर का क्वेश्चन है। अभी आ जाएगा 69। ये रहा देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है जब, विलुप्ति किसकी, जैसे घंटी बजने के बाद में भोजन नहीं दिया जाना, वो विलुप्ति से मतलब है। तो कब होगा, अनानुबंधित उद्दीपक जब कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता। अनुबंधित उद्दीपक को बार बार अनानुबंधित उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, के बिना। हाँ, ये इसको अंग्रेजी में देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। द कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। कंडीशनड कौन सा है, घंटी। कंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है, घंटी। इज प्रेजेंटेड विदाउट द अनकंडीशनड स्टिमुलस। यानी जो कंडीशनड स्टिमुलस है वो प्रेजेंट है विदाउट द अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन है, भोजन है। और कंडीशनड स्टिमुलस कौन है, घंटी है। यानी घंटी तो बजाएगी है, लेकिन बाद में उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं दिया गया, यानी भोजन नहीं दिया गया है। तो अनुकूलित उद्दीपन बोल दो या अनुबंधित बोल दो, एक ही बात है। या अननुकूलित उद्दीपक कह दो या अनानुबंधित उद्दीपक कह दो, एक ही बात है जो अपन ने लिखा है। तो अनुबंधित उद्दीपक कौन है, घंटी है। और अनानुबंधित उद्दीपक कौन है, भोजन है। जब घंटी बजी भोजन नहीं दिया गया तो विलुप्ति होगी। अर्थात अनुबंधित उद्दीपक घंटी तो बजा दी, लेकिन अनानुबंधित उद्दीपक भोजन के बिना, भोजन नहीं दिया गया अर्थात विलुप्त कर दिया गया, उस स्थिति में विलुप्ति होगी शास्त्रीय अनुबंधन में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। तो शब्दों को ठीक से समझेंगे तो ही अपन इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में ठीक से जाना। और ये तो हुआ आरपीसी वाला क्वेश्चन। अब दोबारा अपन बैक में चलते हैं। एक अपन जो निर्धारक है उनमें 4 तो पढ़ लिए थे, एक 5वां और निर्धारक है डी कंडीशनिंग। TI डी कंडीशनिंग यानी अनुकूलन नहीं होना। डी कंडीशन, एक उद्दीपन को दूसरे उद्दीपन से यदि प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो उस स्थिति को बोलेंगे। जैसे पहले भोजन दिया गया, फिर आपने देखा कि तीसरी स्थिति में भोजन ही नहीं दिया गया, यानी तो फिर क्या दिया गया, भोजन की जगह केवल घंटी बजाएगी। यानी एक उद्दीपक को ये अनानुबंधित या अननुकूलित उद्दीपन है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और ये है कंडीशनड स्टिमुलस। तो एक उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक के द्वारा क्या कर दिया, प्रतिस्थापित। क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो उस स्थिति को बोलेंगे डी कंडीशनिंग। क्या कहेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपने देखा कि जो घंटी है वो कंडीशनड स्टिमुलस है, अर्थात अनुकूलित उद्दीपन है।
तो यहाँ पर जो घंटे के द्वारा जो लार उत्पन्न हो रही है वो भी कंडीशन रेस्पॉन्स है। तो अनुकूलन की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? अनुकूलन की क्रिया संपन्न हो रही है या अनुबंधन की क्रिया संपन्न हो रही है। जब अनुकूलन या अनुबंधन की क्रिया संपन्न होती है तो इससे आदत का निर्माण किया जा सकता है, और आदत का निर्माण भी किया जा सकता है और बुरी आदत को हटाया भी जा सकता है। बुरी आदत को क्या है? हटाया भी जा सकता है। ये शास्त्रीय अनुबंधन का मुख्य बात है, अर्थात प्रिंसिपल निकल करके आता है कि हैबिट फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ द हैबिट। थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे।